आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को डिटेल में समझेंगे क्योंकि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे फाउंडेशनल और फिलोसॉफिकल हिस्सा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग है तो प्रेम्बल उसकी फाउंडेशन है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है तो प्रीएम्बल उसकी सोल है। इसी वजह से प्रीएम्बल को समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स और आइडियोलॉजी क्लियरली लिखी होती है। सिंपल शब्दों में प्रीएम्बल हमें बताता है कि इंडिया किस टाइप का स्टेट है, पावर का सोर्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल क्या है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रीएम्बल खुद कोई फंडामेंटल राइट डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता और न ही यह कोर्ट में इन्फोर्सेबल होता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करना होता है तो प्रीएम्बल एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। प्रीएम्बल की जर्नी को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। इसकी शुरुआत होती है 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन एम था फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक क्लियर विजन सेट करना। इस रेजोल्यूशन में डिक्लेयर किया गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा, जहां सारी टेरिटोरीज मिलकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगी और जहां पावर का असली सोर्स पीपल होंगे। इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का प्रॉमिस किया गया। साथ ही फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और वर्शिप की गारंटी दी गई। इसके अलावा माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स का भी मेंशन था। स्टूडेंट्स, यह याद रखना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में प्रीएम्बल का बैकबोन बना। इस विजन को एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम बी एन राव ने किया, जिन्होंने प्रीएम्बल का पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। यह ड्राफ्ट 4 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया गया। काफी डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद प्रीएम्बल को ऑफिशियली 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुई और 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुई, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब जब हम प्रीएम्बल के टेक्स्ट को देखते हैं तो सबसे पहले जो लाइन हमें दिखती है वह है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। इसका मतलब है कि इंडिया की सॉवरेंटी किसी किंग, पार्लियामेंट या एक्सटर्नल पावर से नहीं आती बल्कि डायरेक्टली लोगों से आती है। गवर्नमेंट पीपल के थ्रू बनती है और पीपल के लिए काम करती है। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड है। इसके बाद प्रीएम्बल इंडिया के स्टेट नेचर को डिफाइन करता है और डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सॉवरेन होने का मतलब है कि इंडिया इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी अपने डिसीजंस खुद लेता है, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस के। सोशलिस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि इंडिया एक प्योर सोशलिस्ट कंट्री है, बल्कि इसका मतलब यह है कि स्टेट का रोल सिर्फ रूल करना नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना भी है। यह आइडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। सोशलिस्ट वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रेम्बल में ऐड किया गया। इसी अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर वर्ड भी ऐड किया गया। सेक्युलर का मतलब है कि इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता है और हर सिटीजन को अपना रिलीजन फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने की फ्रीडम होती है, जो आर्टिकल्स 25 से 28 में मेंशन है। इसके बाद डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज और रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी के एसेंशियल फीचर्स हैं। प्रियम्बल का लास्ट वर्ड रिपब्लिक बताता है कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, कोई हेरिडिटरी रूलर नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रियम्बल सिर्फ स्टेट की नेचर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह लोगों के एस्पिरेशंस और गोल्स को भी क्लियरली डिफाइन करता है। सबसे पहला गोल है जस्टिस, जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीन फॉर्म्स में सिक्योर किया जाता है। पॉलिटिकल जस्टिस काफी हद तक फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर होता है, जबकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करने का एम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का होता है। इसके बाद लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप इंक्लूड है। ये लिबर्टीज मेनली आर्टिकल्स 19 से 22 के थ्रू प्रोटेक्ट की गई हैं। लिबर्टी के बाद प्रियम्बल इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ लॉ के सामने बराबरी नहीं है, बल्कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी भी है। इसी कंसेप्ट के अंडर अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस को अलाउ किया गया है, ताकि रियल और सब्सटेंटिव इक्वालिटी अचीव की जा सके। प्रियम्बल का लास्ट एस्पिरेशन है फ्रेटर्निटी।
फ्रेटर्निटी का मतलब है यूनिटी और ब्रदरहुड का सेंस डेवलप करना, साथ ही इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशन की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। इंडिया जैसे डाइवर्स देश के लिए फ्रेटर्निटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन यह आता है कि क्या प्रियम्बल सच में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू डेवलप हुआ। 1960 के बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन 1973 के हिस्टोरिक केसवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले वाला व्यू चेंज कर दिया और क्लियरली कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और उसके आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन प्रियम्बल के कोर वैल्यूज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इस प्रिंसिपल को LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी रीअफर्म किया गया। इसी जजमेंट के बाद यह क्लियर हो गया कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट न हो। अब तक प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स ऐड किए गए। आखिर में प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल कंपस है, जो हमें बताता है कि लॉज को कैसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। यह यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है।